त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। लोक वित्तीय लोक राजस्व का एक नया टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है करापात से, जिसको कि कर विवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि कर का जो विवर्तन होता है या जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस होता है, उसको निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटक हम लेने वाले हैं, वो लेंगे हम वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच किस प्रकार से कर विवर्तन या करापात को निर्धारित करती है। तो वीडियो काफी लंबा है, अर्थात यह टॉपिक काफी लंबा है। तो इस टॉपिक में हम केवल वस्तु की मांग की लोच के बारे में समझेंगे। तो वस्तु की मांग की लोच के बारे में हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि किसी वस्तु पर जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसका भुगतान क्रेता और विक्रेता कितना कितना करेगा। उदाहरण के लिए माना कि दुकानदार है या विक्रेता है और सरकार जिस वस्तु को वह बेच रहा है, विक्रेता बोलो चाहे दुकानदार बोलो चाहे उत्पादक बोलो, उस पर 18% क्या करती है? टैक्स लगाती है। 18 रुपए का टैक्स लगाती है। अब इस टैक्स में से दुकानदार अर्थात विक्रेता कितना वहन करेगा, इसी को सहन करेगा, या खरीदने वाला कितना सहन करेगा। एक स्थिति ऐसे हो सकती है कि 9 रुपये दुकानदार देगा 9% और 9% कौन देगा? खरीदने वाला देगा। एक स्थिति ऐसी हो सकती है। ठीक है जी। एक स्थिति कैसे हो सकती है? हो सकता है कि एक तो बेचने वाला है वो क्या करे? केवल 10 रुपये दे। ऐसा भी हो सकता है जो खरीदने वाला है वो 8 रुपया दे। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है। 5 प्रकार की कंडीशन यहाँ पर बनेंगी, वस्तु के हिसाब से बनेंगी कि वस्तु कितनी जरूरी है खरीदने वाले के लिए, तो उसी हिसाब से क्या बनेगा? कर का विवर्तन होगा। इस यदि वस्तु बहुत जरूरी है, किसके लिए? ग्राहक के लिए, खरीदने वाले के लिए, तो टैक्स का संपूर्ण जो भार है वो किस पर पड़ेगा? वो खरीदने वाले पर पड़ेगा। ओके, किस पर पड़ेगा? खरीदने वाले पर, क्रेता पर पड़ेगा, उपभोक्ता पर पड़ेगा। किस पर नहीं पड़ेगा? विक्रेता पर नहीं पड़ेगा। बट कोई वस्तु यदि खरीदने वाले के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो बाद में भी खरीद सकता है, काम चल सकता है, तो ऐसी स्थिति में कर का संपूर्ण जो भार है वह विक्रेता पर पड़ेगा। अर्थात 18 रुपये लगेगा तो वही देगा। कौन? विक्रेता। अरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट, लेनी है भैया, तो विक्रेता समझ जाएगा कि यह वस्तु इसके लिए अनिवार्य है, इसलिए इसी से टैक्स वसूल करना है भैया, तो वो 18 का 18 रुपये उसी से वसूल कर लेगा। तो नजर डालते हैं, देखिए वस्तु की मांग की लोच करापात के निर्धारण के बारे में या करापात के निर्धारक तत्वों के बारे में क्या बतलाती है कि कर विवर्तन या कर का जो भार है उसका भुगतान विक्रेता या क्रेता कितना कितना करेगा। बेचने वाला और खरीदने वाले पर कर का जो भार है वो कितना कितना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि 18 रुपए का टैक्स लगा। एक कंडीशन में आया कि 9 रुपये तो विक्रेता स्वयं देगा, ठीक है जी, और 9 रुपये क्या कर देगा? क्रेता से ले लेगा। तो कुल मिला के उसके 18 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या जानने वाले हैं? 5 प्रकार के विवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। 5 प्रकार के, अर्थात वस्तु की मांग की जो लोच की 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, वस्तु की प्रकृति के अनुसार बनाई जाती हैं ये। ठीक है, यह बनी है, जिन्होंने भी इसको बनाया तो उसी को समझेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि वस्तु की मांग लोचदार है, यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो कर का भार क्रेता और विक्रेता दोनों बराबर वहन या सहन करेंगे। क्या बोला? कि यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो यदि सरकार कर लगाती है तो कर का भार दोनों पर बराबर पड़ेगा। माना कि 100 रुपए का कर लगाती है तो 50-50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 50 रुपए विक्रेता देगा और 50 रुपीज क्रेता देगा। ओके, बराबर हो गया। ये कब होगा? यदि वस्तु की मांग कैसी है? लोचदार है। लोचदार में क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लोचदार जो मांग की वाली वस्तुएं होती हैं वो इंसान के लिए इतना जरूरी नहीं है। यदि टीवी रखना है और बहुत महंगी हो गई है, ठीक है जी, मत रखिए, मत खरीदिए।
काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कर क्या होता है, दोनों में 50-50 बट जाएगा। ओके, दूसरा आता है भाई, यदि वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार है, वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार है तो कर का भार विक्रेता अधिक सहन करेगा, अर्थात विक्रेता पर इसका भार अधिक पड़ेगा, जबकि क्रेता पर इसका जो भार है वो कम पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि वस्तु की मांग क्या है, अत्यधिक लोचदार है, तो अत्यधिक लोचदार वाली मांग की जो वस्तुएं होती हैं भाई, वो आती विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, हीरे जवाहरात, महंगी कारें ऐसी आती हैं। तो यदि इन पे टैक्स बढ़ा देती गवर्नमेंट, ठीक है, 100 रुपए टैक्स लगा देती है, तो देखो इसमें कर का वितरण कैसा होगा। 100 रुपए में देखो भाई, मान लीजिए कि 75% तो देगा विक्रेता, ओके जी, और केवल जो खरीदेगा वो 25% देगा, कौन, क्रेता। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होगी तो कर का भार विक्रेता अधिक सहन करेगा, अर्थात कर का अधिक भुगतान कौन करेगा, वह विक्रेता करेगा। ठीक है जी, और जबकि क्रेता कम करेगा। तो हमने यहां पर कहा कि 100 रुपए टैक्स लग जाता है किसी महंगी गाड़ी पर, ओके जी, महंगी गाड़ी पर लग जाता है, तो उसका 100 रुपए का 75 अर्थात 75 रुपए देगा विक्रेता और 25 रुपए वह वसूल कर लेगा क्रेता से, तो 100 हो गया। तो ज्यादा किसने दिया, ज्यादा जो दिया वो दिया विक्रेता ने। तीसरा देखिए, यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है तो कर का पूरा जो भार होगा वो सहन करेगा विक्रेता। तो कर जो देगा, जो भुगतान करेगा, ठीक है जी, मान लीजिए कि 100 रुपए का टैक्स लग गया, तो पूरा का पूरा जो 100 रुपया है वो विक्रेता देगा और क्रेता कुछ नहीं देगा। ओके, सरल सी सरल बात है। ये मांग की लोच की श्रेणियां हम इनको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि लोचदार मांग किसे कहते हैं, अत्यधिक लोचदार मांग किसे कहते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहते हैं, बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग किसे कहते हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर अभी करापात के संदर्भ में इसको आपको समझा रहे हैं। देखो चौथे नंबर का है, यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है। अब बेलोचदार जो मांग होती है वो कैसी वस्तुओं की होती है, जो कि जीवन के लिए अनिवार्य होती है भाई, जिनको खरीदना है, टैक्स कितना ही बढ़ जाए लेकिन उपभोक्ता उसको खरीदेगा खरीदेगा। तो यहाँ पर टैक्स का वितरण कैसे होगा, विवर्तन कैसे होगा, देखो भाई, टैक्स ज्यादा कौन देगा, यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है तो कर भार क्रेता अधिक सहन करेगा, अधिक सहन करेगा, अर्थात अधिक भुगतान कौन करेगा, क्रेता करेगा, जबकि विक्रेता कम करेगा। कैसे करेगा, देखो भाई, 100 रुपया लग गया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कौन सी, चौथी नंबर की जो वस्तु है बेलोचदार, तो ऐसी स्थिति में 75 रुपए देगा कौन, खरीदने वाला। ठीक है जी, और 25 रुपए टैक्स कौन देगा, मतलब परसेंट में ले लेते हैं, देगा बेचने वाला। तो इसका उल्टा, अर्थात इसका जो उल्टा हो गया, ये हो गया चौथे नंबर का। ओके, और अंतिम है, यदि वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है, कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, तो क्या होगा, तो कर भार पूर्णतः क्रेता सहन करेगा। पूरा का पूरा जो पेमेंट होगा वो कौन देगा, खरीदने वाला देगा। माना कि 200 रुपए का टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो 200 के 200 रुपये जो है वो खरीदने वाला देगा और बेचने वाला नील रहेगा। तो कुल मिलाकर वस्तु की मांग की लोच क्या बतलाती है, मांग की लोच बतलाती है कि कर का विवर्तन या कर का भुगतान उत्पादक कितना देगा और खरीदने वाला कितना देगा। कर विवर्तन कब होता है, कर विवर्तन तभी होता है जबकि वस्तुएं सेवाएं बेची जाती हैं। ठीक है जी, बेची जाती हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है वो अप्रत्यक्ष श्रेणी का होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष श्रेणी का होता है। दुकानदार पर टैक्स लगता है, वसूल लेता हो किससे, खरीदने वाले से। लेकिन यहाँ पर हम डीपली समझ रहे हैं कि किस किस पर कितना कितना भार पड़ेगा, ये बतला रहा है हमें वस्तु की मांग की लोच। ओके, यहां तक हम बात को समझ गए होंगे। और इसी बात को जो हमने आपको पढ़ाया
यहां पर हम 5 डायग्राम हमने रेडी कर रखे हैं, वही जो मैंने बताया आपको कि लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, उसी अनुसार से डायग्राम तैयार है। ठीक है जी। पहले नंबर का जो हमारा डायग्राम है वो है लोचदार मांग का। क्या है? लोचदार मांग का डायग्राम कैसे तैयार करना है, इसके लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक है वर्टिकल एक्सिस और एक है हॉरिजेंटल एक्सिस। एक बार समझा देंगे, सब पर वही नियम लागू होगा। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे O, यहाँ पे लिखेंगे X। ठीक है, लाइन OX वाली हो गई, और ये हो गया O और ये हो गया Y। तो कितने अक्ष हो गए? एक्सिस हो गए। Y एक्सिस ये वाला, और ये हो गया X एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज अक्ष। यहाँ पे लिखेंगे मात्रा, मतलब वस्तु की जो मात्रा बेची जा रही है, और इस वाले एक्सिस पर आ जाएगा कीमत। तो प्रत्येक पर यही रहेगा, कीमत मात्रा, कीमत मात्रा, कीमत मात्रा, सब पर यही टाइटल रहेगा दोनों अक्षों पर। ओके। अब लोचदार मांग की बात करते हैं रेखा चित्र पर, क्योंकि यहां पर जो कर का भार पड़ेगा लोचदार मांग, वहां पर हम पहले कह चुके हैं कि कर का भार दोनों पर कैसे पड़ेगा? 50-50 पड़ेगा। अर्थात यदि 100 रुपये टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो 50 रुपये तो विक्रेता देगा जिस वस्तु को बेच रहा है, और 50 रुपये वो किससे वसूल कर लेगा? जो खरीद रहा है। तो कितना रुपया हो गया? 100 रुपया। ओके। अब कैसे समझना है? आपने क्या करना है, यहां से एक मांग वक्र ड्रॉ करना है। आप एक पॉइंट यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए, सीधे से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है जी। ये तो मांग वक्र हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब पूर्ति वक्र की हमें जरूरत पड़ेगी, सप्लाई कर्व। मांग वक्र के बाद हमें कौन से कर्व की जरूरत पड़ेगी? सप्लाई कर्व या पूर्ति वक्र की। आप यहां से करेंगे स्टार्ट। एक पूर्ति वक्र यहां से आप ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं, ये काटते हैं, यहाँ पर संतुलन का बिंदु होता है, यहाँ से नीचे मिलाएंगे, यहाँ पर Q लिखेंगे। Q का अर्थ हो गया क्वांटिटी, कितनी मात्रा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा कर्व? SS, सप्लाई कर्व। तो देखो, जो हमारा ये डिमांड कर्व है और पहला हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है, तो एक दूसरे को जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर लिखेंगे ई का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कीमत कैसी है? संतुलित कीमत की बात की जा रही है। संतुलित कीमत किसी वस्तु की कहां पर तय होती है? कि जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। ओके। तो देखिए, ई पॉइंट पर दोनों बराबर हो गए। यहां से एक लाइन लेनी इधर को, और इस प्रकार से, और यहाँ पर एक कीमत को दर्शाए। कीमत यहां से लेकर यहां तक हो गई OP। कीमत कितनी हो गई? OP। ठीक है जी। वस्तु की मांग और पूर्ति कितनी है? OQ। ठीक है। इतना पहला आपने करना है। अब उसके बाद क्या होता है? सरकार टैक्स लगाती है। तो टैक्स लगने से क्या होगा कि वस्तु महंगी हो जाएगी। महंगी होगी तो उसकी पूर्ति क्या होगी? घटेगी। खरीदने वाले महंगी वस्तु को कम खरीदेंगे। तो हमारा जो पूर्ति वक्र है वो किस तरफ? इस बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक पूर्ति वक्र जैसे हमारा खींच रखा है, इस प्रकार से खींचेंगे, और ये हो गया पूर्ति वक्र S डैश S डैश। इस प्रकार से ये S1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये दूसरा जो पूर्ति वक्र है किस तरफ शिफ्ट हुआ? ये तो दायां हाथ हो गया, इधर बाईं तरफ शिफ्ट हुआ। तो जहां पर इस दोनों कर्वों ने एक दूसरे को काटा, जहां पर मैं पॉइंट लगा रहा हूं, यहां पर ये हो गया हमारा संतुलन का दूसरा पॉइंट। E1 लिखेंगे, क्योंकि E तो ये है E1। इसको नीचे ड्रॉ करेंगे और इसको लिखेंगे Q1। ठीक है जी। और इसको यहां से यहां मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका P1, क्योंकि ये P है और ये P1 है। अब देखिए, हमने कहा कि कर का भार लोचदार मांग किस 50-50 होगा। अब देखिए, कर का भार कहां से लेकर? यहां से लेकर और यहां तक, E1 से लेकर। तो यहां पे लिख देते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं T, और यहाँ पर तो S लिखा ही हुआ है। तो इतना जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा है, अर्थात ये वाला त्रिभुज, इतना, ठीक है जी, इतना कर का जो भुगतान करेगा, ठीक है, वो कौन करेगा? ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसका भुगतान करेगा खरीदने वाला। कौन करेगा? खरीदने वाला। ठीक है जी। और इसके नीचे TSE, इतना वाला जो ये त्रिभुज बना, ठीक है जी,
इतना कर का जो भुगतान करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा विक्रेता। ठीक है जी। तो इतना कर अर्थात यहां से लेकर TSE कर का जो भुगतान करेगा वो कौन करेगा? विक्रेता करेगा, बेचने वाला करेगा। ठीक है जी। और यहां से लेकर इसी को पढ़ लीजिए TE1E इतना कर का जो भुगतान, ये जो हमारा त्रिभुज ऊपर का बना और ये नीचे का त्रिभुज बना, इतना जो भुगतान करेगा या इतने भुगतान को जो सहन करेगा या बहन करेगा वो कौन करेगा? क्रेता। तो ये क्रेता का पक्ष ऊपर रहता है और विक्रेता का पक्ष नीचे रहता है। तो ये दोनों त्रिभुज आपने बराबर रखने हैं। क्या करने हैं? बराबर करने, प्रैक्टिस करनी है किस प्रकार से दोनों त्रिभुज आपस में यहाँ पर ये वाला, ठीक है जी, ये वाला और ये वाला बराबर बन जाए। ठीक है। तो ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि लोचदार मांग की स्थिति में कर का जो भार है, कर का जो विवर्तन होगा, शिफ्ट होगा, 50-50 होगा, बराबर होगा। ठीक है। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे बन गए? बराबर बन गए। अब बात करते हैं अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति में कर का जो विवर्तन होगा, अर्थात कर का भुगतान कौन देगा ज्यादा और कौन कम देगा। तो यहां पर देखो वही इस प्रकार से हमने दो अक्ष क्या कर दिए? ड्रॉ कर दिए, मात्रा लिख दी। यहां से आपने क्या करना है? एक रेखा ड्रॉ करनी है। ये तो हमारी ऐसे में ही, तो इसको थोड़ा ऊपर उठा देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगाए, एक पॉइंट यहाँ पे लगाए, सीधे एक रेखा ड्रॉ कर दीजिए। डी लिखा है, यह है डिमांड कर्व, मांग वक्र। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले हम पूर्ति वक्र लेंगे। अब यहां से हमने एक पूर्ति वक्र इस प्रकार से लिया, ये पहला पूर्ति वक्र है, इस पे लिख देंगे SS। क्या लिख दिया? SS। दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं यहां पर। ठीक है जी। ये हो गया E, इक्विलिब्रियम, संतुलन का बिंदु है कि जहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। कहां पर काटते हैं? कि जहां पर वस्तु की मात्रा अर्थात मांग और पूर्ति कितनी है? OQ है, क्वांटिटी। क्यू फॉर क्या है? क्वांटिटी, इसलिए मात्रा लिखी हुई है। ठीक है जी। और इसको यहां ले जाएंगे तो कितना प्राइस होगा? सांकेतिक अक्षर में P, OP प्राइस निर्धारित होगा और मांग और पूर्ति OQ होगी। ठीक है जी। और यहां पर संतुलन होगा कि जहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो सबसे पहले बनाना है हर रेखा चित्र में, चाहे ये हो 5 बना रखे हमारे। अब देखिए, जब फिर टैक्स लगेगा तो वस्तु क्या होगी? महंगी होगी। तो हमारा पूर्ति वक्र दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपने क्या करना है? एक वक्र यहां पर बना दीजिए, ये हो जाएगा S डैश S डैश। ये किस तरफ शिफ्ट हुआ? बाईं तरफ शिफ्ट करना है। तो इससे क्या होगा? वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक। अब देखिए, इसको हमने ये जो वाला है, ये जहां पर हुआ, इसको नीचे हमने इस यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, नीचे हो। तो ये Q है, पीछे की ओर जाएंगे तो ये Q1, ये पीछे की तरफ घट रहा है। ठीक है जी। इधर से क्वांटिटी घट रही है। तो संतुलन का बिंदु कहाँ बना? घटने पर अगला होगा। पहले E पर था, घटकर देखिए E1 हो गया, लेकिन कीमत क्या हो गई? पहले कम थी। अब इसको यदि हम यहाँ मिलाते हैं तो कीमत क्या, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी P1। तो कीमत इतना बढ़ गई, कीमत बढ़ गई ना। अब देखते हैं किस कारण से कीमत बढ़ी? टैक्स लगने से, कर लगने से कीमत बढ़ गई है। अर्थात दो प्रकार के त्रिभुज, एक ए वाला और एक ए वाला बनेगा। लेकिन यहाँ मैं लिख लेता हूँ इस पर T, यहाँ पर T और यहाँ पर ऐसी मान लेते हैं। अब देखिए ये बड़ा वाला हिस्सा जो है, ठीक है जी, इसका मतलब हो गया 100 है। ये तो यहाँ पर 75 रुपये या 75% जो टैक्स का भुगतान करेगा। ठीक है, इस वाले इतना वाला हिस्सा जो आ रहा है, कौन सा वाला? यहाँ से TSE, वो कौन करेगा बहन? विक्रेता, बेचने वाला। क्योंकि यहाँ पर मांग की लोच कैसी है? अत्यधिक लोचदार मांग है। कैसी मांग है? अत्यधिक लोचदार मांग है, जो कि विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में होती है, जो महंगी वस्तुएं होती है, हीरा जवाहरात, ठीक है, महंगी जो कारें हैं। ठीक है जी। और उसके बाद यहां से लेकर E1 से लेकर और E तक, अर्थात इतना छोटा हिस्सा जो टैक्स का है वह कौन देगा? इतना टैक्स जो देगा वो खरीदने वाला देगा, उपभोक्ता देगा। तो कितना देगा? वो केवल मात्र या 25% देगा। ठीक है, ये 25 रुपए देगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 100%। तो अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति में कर जो अधिक देगा, कर का भार जो अधिक बहन करेगा, सहन करेगा, भुगतान करेगा, वो कौन करेगा? विक्रेता। विक्रेता नीचे रहेगा, चाहे यहाँ कहीं भी किसी चित्र में आएगा। और ऊपर का जो सहन करेगा वो क्या करेगा?
क्रेता करेगा। ठीक है जी। तो दुकानदार को हम विक्रेता कहते हैं, उसी को हम उत्पादक भी कह रहे हैं। ठीक है जी। क्रेता को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्राहक भी कह रहे हैं, क्रेता को ही हम उपभोक्ता भी कहते हैं। तो पहले वाले में कर का भार दोनों क्रेता और विक्रेता के बीच 50-50। अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति में कर का भार कितना कितना, कर का अधिक भार विक्रेता पर अधिक और क्रेता पर कम, अर्थात 75% किस पर, विक्रेता पर, और 25% किस पर, क्रेता पर। हो गया 100%। ठीक है। ये तो हम अंकों के द्वारा समझा रहे हैं, लेकिन आपने रेखा चित्र बनाना है यहाँ पर जब, तो ये बड़ा बनना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बराबर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा ही बन गया कोई बात नहीं, लेकिन इससे छोटा ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा उल्टा। तो ये दूसरा हो गया अत्यधिक लोचदार मांग का डायग्राम। तीसरा आता देखो भाई, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है कि जब वस्तु का मूल्य टैक्स लगने के बाद भी ना बढ़े। ठीक है जी, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, एक काल्पनिक स्थिति है ये। कैसी स्थिति है, काल्पनिक स्थिति है। तो ऐसे में कीमत एक जैसी रहती है। माना कि कीमत हमने ले ली यहाँ से लेकर ओपी तक, यहाँ से सीधे एक कर्व आपने ड्रॉ करना है पड़े में। ठीक है जी, यहाँ पर डी डिमांड कर्व है। अब यहाँ से क्या करिए आप, एक यहाँ से सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ ड्रॉ करिए। ठीक है, एस यहाँ से नीचे को इसको मिलाएंगे, इस पे लिखेंगे क्यू क्वांटिटी के लिए। यहाँ पर ये पहला संतुलन का बिंदु है। तो क्या हो गया, वस्तु की कीमत तो कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। जब कीमत बदलती नहीं है, ऐसी स्थिति में डिमांड कर्व एकदम से पड़ा होता है। कैसा होता है, क्षैतिज होता है। तो देखिए अब क्या होती है, वस्तु की कीमत तो वही है और सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, पूर्ति घटकर एस डैश हो जाती है और संतुलन का बिंदु क्या हो जाता है, E1 हो जाता है। और वस्तु की मांग और पूर्ति क्या जाती है, Q1 पीछे की तरफ चली जाती है। लेकिन तब भी देखिए क्या है, ओपी ही क्या है, कीमत है। ठीक है जी, ओपी ही कीमत है। तो ऐसी स्थिति में ओपी तक जितना टैक्स लगा हुआ है, माना 10 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, कहां से, ई से लेकर E1 तक जितना टैक्स लगा हुआ है। ठीक है जी, यहां से लेकर यहां तक जितना टैक्स लगा हुआ है। ठीक है जी, इसका पूरा का पूरा जो भार है, या इसका पूरा का जो पूरा भुगतान होगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, विक्रेता के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, विक्रेता के द्वारा किया जाएगा। ओके, चौथे नंबर का देखिए, बेलोचदार मांग। अब बेलोचदार मांग में क्या होता है, इसमें आती है इंपॉर्टेंट गुड्स जो कि जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। जैसे हमारे लिए खाना पीना, अनाज हो गया। ठीक है जी, कपड़े हो गए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसकी कीमत कितनी ऊपर चली जाए, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया जाए, तब भी आदमी खरीदेगा। तो दुकानदार या विक्रेता समझ ले रहा है कि ऐसी वस्तुओं में मैं टैक्स का ज्यादा विवर्तन किस पे कर सकता हूँ, ज्यादा वसूल कर सकता हूँ, क्रेता से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर का जो अधिक भार पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, खरीदने वाले पे, क्रेता पर, और विक्रेता पर कम पड़ेगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा यहाँ पर। ठीक है जी, सबसे पहले एक कर्व यूं ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, जैसे मेरा ड्रॉ करेगा कर रखा है इस प्रकार से डी। यहाँ से आप एक सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एस और एस। यहाँ से एक रेखा नीचे खींचिए, ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है जी, पहला संतुलन का बिंदु यहाँ पर बनेगा, जहाँ पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है जी, एक दूसरे को काट रहे हैं। उसके बाद इसको सीधे आगे ले जाना है, और कितना प्राइस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्राइस को हम यहाँ नाप रहे हैं, मूल्य को, ओपी, वस्तु की मांग और पूर्ति कितनी है, ओ क्यू, तो संतुलन का पहला बिंदु है। ठीक है जी, अब क्या होता है, कीमत बढ़ती है। ठीक है, किस कारण से बढ़ती है, टैक्स बढ़ाती है सरकार। तो हमारा सप्लाई का वक्र जो होगा वो बाईं तरफ शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा एस डैश। इसने एक दूसरे को यहाँ पर काटा। ठीक है, संतुलन का बिंदु है, यहाँ पर कर दीजिए Q1, मांग पूर्ति Q1 हो गई, संतुलन का बिंदु हो गया E1, इसको यहाँ मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे P1। इतना क्या हो गया, टैक्स जंप कर गया। ठीक है जी, टैक्स क्या कर गया, जंप कर गया। तो अब यहाँ पर वस्तु की प्रकृति कैसी है, बेलोचदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को खरीदना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कर का जो भार होगा, देखिए भैया यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ये वाला है टी, ये वाला है E1, ये वाला है क्या, ई, और इसको ऐसे ही मान लेते हैं। तो देखिए ये वाला बड़ा भाग, ये बड़ा भाग है। ठीक है, T1E इतना बड़ा भाग है, तो अर्थात ज्यादा कर का जो भुगतान करेगा, ज्यादा कर जो सहन करेगा,
वो कौन करेगा? खरीदने वाला, क्रेता। माना कि 100 रुपए का टैक्स लगता है, तो यहाँ पर 75 रुपए देगा खरीदने वाला। और यहाँ से देखिए, ये छोटा सा बन रखा है यहाँ पे, छोटू, यहाँ पे छोटा सा, ठीक है जी, टी, ठीक है जी, और यहाँ पे ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लो, एस और ई, इतना छोटा सा ये वाला त्रिभुज जो बन रखा है, इतना कर का जो भुगतान करेगा, ठीक है, सहन करेगा, वो कौन करेगा? बेचने वाला। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 100 का 75 रुपये देगा खरीदने वाला और 25 रुपये मात्र देगा बेचने वाला। ओके, तो कर का भार सबसे ज्यादा किस पे पड़ रहा है? किसमें? बेलोचदार मांग की वस्तुओं की स्थिति में वो पड़ रहा सबसे ज्यादा भार क्रेता पर, ग्राहक पर, उपभोक्ता पर, और बेचने वाले पर कम पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में वो टैक्स ज्यादा शिफ्ट कहां कर दे रहा है? विवर्तन कर का वह उपभोक्ता पर कर दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर कर मैं क्यों विवर्तन कर रहा हूं, क्योंकि वस्तु अनिवार्य प्रकृति की, आदमी ने खरीदना ही खरीदना है, ठीक है जी। और जहां पर उसको लगेगा भाई कि मैं यदि वस्तु के दाम बढ़ाता हूं तो आदमी नहीं खरीदेगा, ठीक है, जैसे यहाँ बताया, ठीक है, उसने देखा कि जैसे बढ़ा मूल्य तो क्या गया, उतनी ही क्या हो जाएगी, तुरंत मांग घट जाएगी। ओके, और महंगी करता है तो और पीछे चला जाएगा। टैक्स को वो ग्राहक पर यदि ज्यादा शिफ्ट करता है तो डिमांड घटेगी, जबकि दुकानदार का मकसद क्या है, विक्रेता का मकसद क्या है, उत्पादक का मकसद क्या है? लाभ कमाना, ठीक है जी। तो बेलोजदार मांग की स्थिति में कर का जो अत्यधिक भार पड़ता है, कर का ज्यादा जो बोझ पड़ता है, वो किस पे पड़ता है? खरीदने वाला पर, ठीक है जी। इसलिए इसका यहाँ ऊपर वाला ये बड़ा बनेगा, ये छोटा त्रिभुज बनेगा, ठीक है जी। इसमें अब अंतिम है हमारा पूर्णतः बेलोजदार मांग। क्या है? पूर्णतः बेलोजदार मांग। पूर्णतः बेलोजदार मांग के लिए क्या करेंगे? हमारा डिमांड कर्व सीधे वर्टिकल होगा, सीधे खींचेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, डी डी। ओके जी, यहाँ से आप एक सप्लाई का कर्व यूं इधर से खींच दीजिए, कहीं से भी खींच दीजिए, एक सप्लाई का कर्व हो गया हमारा एस, ये हो गया हमारा एस, इसने यहाँ पर काटा है, ठीक है, बराबर हो गया पी, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ई, ये संतुलन का बिंदु हो गया, ठीक है। ये क्वांटिटी कितनी है, यहाँ से लेकर यहीं तक है, ठीक है, ये मांग पूर्ति यहाँ तक है। उसके बाद क्या होती है? कर लगाया जाता है, वस्तु महंगी होती है, हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ से ये हो गया हमारा एस डैश और ये हो गया हमारा एस डैश, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा P1, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ये है E और ये हो गया E1। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर आप देखिए क्या है, वस्तु की जो डिमांड है वो कैसी है? बनी हुई, लगातार बनी हुई, मतलब कम नहीं हो रही है। अर्थात जब कीमत थी OP तब भी क्या थी? मांगी जाने वाली मात्रा OQ, टैक्स लगने के कारण कीमत बढ़ गई, तब भी क्या है? मात्रा उतनी ही है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, अर्थात यहाँ से P से लेकर P1 तक, या बताइए E से लेकर E1 तक, टैक्स का जो भार है वो पूरा का पूरा जो है वो विवर्तित हो जाएगा किस पर? खरीदने वाले पर। यहाँ पर दुकानदार या विक्रेता, उत्पादक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देगा, बल्कि वह पूरा का पूरा जो टैक्स है वह क्रेता से वसूल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु आ रही है वो भी बहुत ही अनिवार्य प्रकार की वस्तु आ रही है। माना कि कोई व्यक्ति ऐसा है, प्रत्येक दिन क्या कर रहा है? शुगर की दवाई खा रहा है या डायबिटीज की दवाई खा रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो बीपी की दवाई खा रहा है, तो उसको लेना ही लेना है, उसको लेना ही लेना है, कीमत ऊपर भी चली जाए, ठीक है, या नीचे चले जाए, तो वो डोज कम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सस्ता हो गया तो डोज 2 खा रहा था तो 25 खा ले, ठीक है जी, महंगी हुई 2 खा ले, तो डॉक्टर ने बता रखा है, तो वैसे ही वो उसका यूज करेगा, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में, अर्थात पूर्णतः बेलोजदार मांग की स्थिति में जो कर का विवर्तन होगा या कर जो देगा वो पूरा का पूरा जो कर देगा वह देगा कौन? क्रेता, ठीक है जी, उपभोक्ता देगा। तो दूसरा पक्ष अपना भी शून्य हो गया। तो पूर्णतः बेलोजदार मांग की स्थिति में कर का पूरा भुगतान कौन करेगा? क्रेता करेगा। तो यहाँ पर देखिए, लोजदार मांग की स्थिति में मांग की लोज कितनी होगी भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी, ठीक है। दूसरी स्थिति में अत्यधिक लोजदार मांग की स्थिति में मांग की लोज क्या होगी? ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होगी। ये चिन्ह जो है ग्रेटर देन का है, ठीक है जी। पूर्णतः लोजदार मांग की स्थिति में ईडी लिखा हुआ है, मांग की लोज होगी ये चिन्ह वाला, ये वाला अनंत होगी, ठीक है जी, जिसका कोई अंत ही नहीं है। बेलोजदार मांग की स्थिति में मांग की लोज कितनी होगी? यहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? लेस देन 1, अर्थात 1 से कम होगी, इकाई से कम होगी। और पूर्णतः बेलोजदार मांग की स्थिति में मांग की जो लोच होगी, अर्थात वस्तु की मांग की जो लोच होगी वह 0 होगी,
क्या होगी, यहाँ पे लिखा ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी। ओके, तो इस प्रकार से ये पांचों रेखा चित्र जो हमने बताए आपको, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने आपको क्या बताया, आज हमने बताया कि करापात या कर विवर्तन जब होता है तो वस्तु की मांग की लोच की भूमिका क्या है, अर्थात कितना टैक्स को विक्रेता शिफ्ट कर सकता है, अर्थात ग्राहक से वसूल कर सकता है, ठीक है, और कितना वह स्वयं दे सकता है। उसकी अलग अलग कंडीशन हमने आपको मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो वस्तु की प्रकृति के अनुसार बनी है, ये बतलाई है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे वस्तु की पूर्ति की लोच का टैक्स विवर्तन में क्या भूमिका है।